Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here जॉन मिल्टन। ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम विलियम शेक्सपियर की 3 सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर जॉन मिल्टन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1650, 1660, 1670 या 1680। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 1660। रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में 1660 में स्टार्ट हुआ था। रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 एडी में शुरू हुआ था। ये जो वह ईयर है जब चार्ल्स सेकेंड, जो चार्ल्स फर्स्ट के सन थे, उन्होंने इंग्लिश थ्रोन को रीस्टोर करने का काम किया था। ये पीरियड इंटररेग्नम पीरियड माना जाता है। कौन सा पीरियड माना जाता है इंटररेग्नम? जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी और उसके बाद 1660 में दोबारा चार्ल्स सेकंड आके अपना जो राज्य है वो संभालते हैं। तो ये पीरियड रेस्टोरेशन कहलाता है। और ये जो पीरियड है कब का, 1649 से लेकर 1660 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको इंटररेग्नम कहा जाता है। इंटररेग्नम को हम समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द इंटररेग्नम इंग्लैंड वॉज अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। जो इंटररेग्नम पीरियड था इसके ड्यूरिंग इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी। ठीक है। इंटररेग्नम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो माना जाता है डिसकंटिन्यूटी और गैप इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्डर। मींस आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ग्रैंडफादर गद्दी पर, फिर फादर, फिर उनके सन। तो इस तरह से जो राजगद्दी चलती आती है वंश के अकॉर्डिंग, उसी को इंटररेग्नम पीरियड माना जाता है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी और गैप। और ये डिसकंटिन्यूटी कब आई थी? जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी और चार्ल्स सेकंड गद्दी पर 1660 में वहाँ पर उन बैठे थे। तो इस बीच जो गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क कर रही थी और ये जो गैप था इसी को इंटररेग्नम पीरियड माना जाता है और इसी को रेस्टोरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चार्ल्स सेकेंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड रहे थे 1649 से 1651 तक, और फिर उसके बाद वो 1660 में रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, अपनी डेथ तक, उनकी डेथ हुई थी 1685 में, तब तक वो किंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड रहे थे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हो गए थे? ये सब अच्छे से जानते हैं कि मिल्टन 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे। सो इसका राइट आंसर हो जाता है 1652 में वो अंधे हो गए। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, सोनेट नंबर 19 उन्होंने लिखा था, जिसको उन्होंने इन लाइन से स्टार्ट किया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये इस सोनेट की फर्स्ट लाइन थी। और पहले क्या किया जाता था कि जिससे सोनेट स्टार्ट होता था उसी को उसका टाइटल मान लिया जाता था। तो जॉन मिल्टन का टाइटल था सोनेट नंबर 19 का, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये पोएम थी जॉन मिल्टन की। इसको उन्होंने मिड 1650 में लिखा था जब मिल्टन ने अपनी जो आई साइट थी उसको खो दिया था। इस पोएम में उनकी जो फिज़िकल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस आते हैं एक ब्लाइंड पर्सन के सामने, उनको ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है। इस पोएम को बाद में ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया गया। ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हिज यानी कि जॉन मिल्टन को यहाँ पर रेफ़र किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो टाइटल है ये जॉन मिल्टन ने तो नहीं दिया था। तो ये टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल उनको 1761 में टॉमस न्यूटन ने ये टाइटल दिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1761 के ड्यूरिंग जो टॉमस न्यूटन थे उन्होंने जॉन मिल्टन के इस वर्क को टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ये जो टाइटल है ये किसने दिया था जॉन मिल्टन के सोनेट को, तो आप बताएंगे टॉमस न्यूटन ने 1671 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
who began his sonnet London 1800 with Milton, thou shouldst be living at this hour. ठीक है, किसने लंदन 1802 में मिल्टन को ऐसे कहकर बोला था, मिल्टन thou shouldst be living at this hour. तो यानी कि ये किसका सोनेट है? राइट आंसर हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ. ये हम सब जानते हैं कि लंदन 1802 मिल्टन के लिए वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. ये जो कोटेशन है ये पोयम लंदन 1802 से ली गई है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और उन्होंने इस पोयम को 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में पब्लिश कराया था. वर्ड्सवर्थ पोयम स्टार्ट करते हैं मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर कि मिल्टन तुम्हें यहाँ इस आर में होना चाहिए था, है ना. ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लैंड हैज़ स्टेगनेटेड मॉरली इन कंपैरिजन ऑफ मिल्टन पीरियड्स. यानी कि यहाँ पर वर्ड्सवर्थ संबोधित करते हुए बोलते हैं, मिल्टन को याद करते हुए बोलते हैं कि इंग्लैंड जो है एक स्टेगनेटेड मॉरली, यानी कि उनकी जो नैतिकता है वो स्थिर हो चुकी है मिल्टन्स के पीरियड के कंपैरिजन में, कि जब वो थे तो इंग्लैंड के लोग जो इंग्लिश पीपल थे वो बहुत ज़्यादा नैतिक व्यवहार करते थे. इस तरह की लाइन से विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स. पैराडाइज में कितनी बुक्स हैं? 10, 12, 6, 8. इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 10 में आया था. इसका राइट आंसर हो जाता है 12. पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स कंसिस्ट हैं. इसको देख लेते हैं एक बार. पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोयम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था. ये जॉन मिल्टन का लेट वर्क माना जाता है. ओरिजिनली इसको 10 बुक्स में इश्यूड कराया गया था 1667 में, विद बुक 7 and 10 ईच स्प्लिट इंटू 2 पार्ट. इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया था, बुक 7 एंड बुक 10 में. और 12 बुक्स में इसका सेकेंड एडिशन जो कि 1674 में आया था, उसमें ये 12 बुक्स में आई थी. तो राइट आंसर हो जाता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में आई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine. कि जो मिल्टन है वो पैराडाइज लॉस्ट में किससे एक्यूज़ करते हैं? पैराडाइज लॉस्ट में जो लाइन बोली है वो किसको एक्यूज़ करते हैं? द एंग्लिकन क्लर्जी, द कोर्ट राइटर्स, द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, या ऑल ऑफ द अबव. इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव. जो मिल्टन है वो इन सभी को यहाँ पर एक्यूज़ करते हुए ये वर्ड बोलते हैं, द सन्स ऑफ बिलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन. हर जगह जो है शैतान के सन्स हैं और वो इंसोलेंस और वाइन में डूबे हुए हैं. जॉन मिल्टन इसमें एंग्लिकन क्लर्जी, कैवेलियर पोएट्स, ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ इन हिज वर्क, जो उनका पैराडाइज लॉस्ट वर्क आया था उसमें इस तरह के जो लाइन्स हैं उनको कहते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ. ये जो डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना है ये ऑर्थोडॉक्सी ऑफ किस पर है? तो पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड, या प्रो से डिफेंसियो. तो ये राइट आंसर हो जाता है पैराडाइज रिगेन्ड. इसका पैराडाइज रिगेन्ड एक पोएम जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था. इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया था 1671 में सैमसन एगोनिस्ट के साथ, जो कि एक क्लोजेट ड्रामा है. ठीक है, पैराडाइज रिगेन्ड यहाँ पर कनेक्ट करती है हमें जो उनकी एपिक पोएम आई थी पैराडाइज लॉस्ट से, उसी का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन था. मिल्टन इसको कंपोज करते हैं अपनी कॉटेज शेलफोन्ट सेंट गाइल्स जो कि बकिंघम शायर में थी. पैराडाइज रिगेन्ड 4 बुक्स लॉन्ग थी. ठीक है, जिसमें इसकी लाइंस आप ध्यान से रीड कर लेंगे, 2065 लाइंस थी. और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो पैराडाइज लॉस्ट थी उसमें 12 बुक्स लॉन्ग 10,565 लाइंस थी. ठीक है, और ये पैराडाइज रिगेन्ड जो है बताती है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज रिकाउंटेड इन द गॉस्पल ऑफ ल्यूक. मीन्स ये इसकी थीम हो जाती है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और गॉस्पल ऑफ ल्यूक, क्योंकि इसमें वो जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से लेकर जो उनके साथ इवेंट्स होते हैं, जो उनके साथ इन घटनाएं घटती हैं, उन सबको वहाँ पर उन्होंने दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट.
कौन कौन से? रिलीजियस, हीरोइक, प्योरिटन, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, प्योरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, कैवेलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। तो ये राइट आंसर हो जाता है इसका मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन। 3 तरह के पोएट्स मिल्टन की एज में थे। इसको एक बार देख लेते हैं। द एज ऑफ मिल्टन, उसको प्योरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। 1625 से लेकर 1616 तक जो थी, ठीक है, क्योंकि मिल्टन 2 एरा से रिलेट करते थे, कॉमनवेल्थ एरा और कैरोलिन पोएट्स, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो पीरियड है, इसको, इस टर्म को कैरोलिन डिराइव्ड किया गया है लेटिन वर्ड कैरोलस से, विच स्टैंड फॉर चार्ल्स, यानी कि चार्ल्स जो फर्स्ट सेकंड उस टाइम उनका टाइम पीरियड चल रहा था, इसलिए कैरोलिन पोएट्स इनको बोला जाता है। और जो मिल्टन है वो प्यूरिटन एज से माने जाते हैं, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ एरा और कैरोलिन पोएट्स भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किसने बोला था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो एल्फ्रेड टेनिसन ने इनको बोला था। ये जो टेनिसन है, इन्होंने मिल्टन पर एक पैम्फलेट लिखा था, मिल्टन एल्केइक्स, ठीक है, मिल्टन एल्केइक्स, जो कि 1863 में इन्होंने लिखा था, जिसको एल्केइक मीटर में लिखा गया था। ग्रीक पोएट एल्केयस ने ये मीटर लाए थे और उसी में ये पैम्फलेट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था 1863 में, ठीक है। ये इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किया गया था टेनिसन के द्वारा ये मीटर, जिसमें उन्होंने मिल्टन के बारे में गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस के नाम से उन्होंने मिल्टन को बोला था। ये जो पैम्फलेट है, इसमें 4 लाइन्स हैं। फर्स्ट 3 लाइन्स में 11 सिलेबस हैं और फोर्थ ऑफ विच हैज़ ओनली 5 सिलेबस, ठीक है। और जो इसकी राइम स्कीम है वो हो जाती है ए बी ए बी। इसकी राइम स्कीम हो जाती है ए बी ए बी। मे बी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जो टेनिसन है उन्होंने मिल्टन पर जो पोयम लिखी है उसमें उन्होंने किस मीटर का यूज़ किया है? एल्केइक्स का यूज़ किया है। एल्केइक मीटर को उन्होंने यूज़ किया है, जो कि ग्रीक पोएट एल्केयस ने माने जाते हैं कि वो उन्होंने सबसे पहले उस मीटर का यूज़ किया था। और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी हो जाती है। और देयर इज़ अ सेजरा, यानी कि एक पॉज भी है वहाँ पर 3rd लाइन में, ठीक है, जिससे कि जो सेंस ऑफ रिदम है उसको वो क्रिएट करने का काम करती है और उसको म्यूज़िकल और पावरफुल दोनों बनाती है। टेनिसन के बारे में बात कर लेते हैं। टेनिसन इसमें जो मिल्टन है उनके स्पिरिट को प्रोवोक करते हुए कहते हैं और इमेजिन करते हैं मिल्टन को ग्रेट वाइट स्पल्कर के रूप में, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने बोली हैं, किसके लिए? टेनिसन ने मिल्टन के लिए बोली हैं, ठीक है। उन्होंने मिल्टन के लिए यूज़ किया है एक टॉम, जिसमें कि जो पोइट की स्पिरिट है, उनकी लिगेसी है। लेकिन टेनिसन तुरंत वहाँ से मूव होकर फिज़िकल इमेज बना लेते हैं उस टॉम की और एक्सप्लोर करते हैं आइडिया को, जो कि पोइट्री में एज अ लिविंग ब्रीथिंग थिंग की तरह से वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान रखना। ये वर्ड्स टेनिसन ने जॉन मिल्टन के लिए यूज़ किए थे अपने पैम्फलेट मिल्टन एल्केइक्स में, जिसमें उन्होंने एल्केइक्स मीटर का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड परसेंट nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks, ठीक है। तो ये लाइंस किसने बोली थी एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? नोबल एंड पुशेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप। तो ये इस तरह की लाइंस जॉन मिल्टन ने बोली थी। इजी हो जाता है क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी बायोग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 8 नवंबर 1674 वन हिल रोड लंदन यूके में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट? किसने बोला था ऐसा उनको कि जो सोनेट इन मिल्टन्स है, जब मिल्टन अपने हाथों में सोनेट को लेते थे तो वो एक ट्रम्पेट बन जाते थे। तो इस तरह के वर्ड्स उनके लिए वर्ड्सवर्थ ने बोले थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने उनकी प्रेज करते हुए ये सोनेट लिखा था।
अब इस सोनेट को आप ध्यान से रीड करना। इसमें सिर्फ ना उन्होंने मिल्टन के बारे में जिक्र किया है बल्कि अदर भी राइटर्स के बारे में जिक्र किया है जो आपके सिलेबस में है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड, इस तरह की ये सोनेट यहाँ से स्टार्ट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और इसमें वो शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट ये वाली लाइन्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पेट्रार्क्स वाउंड, पेट्रार्क्स के लिए भी वो लाइन्स यूज़ करते हैं। टासो साउंड, ठीक है, तो बहुत सारे राइटर्स का उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। दांते क्रॉन्ड, तो इन सबको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने स्कॉन नॉट द सोनेट में बहुत सारे राइटर्स का यूज़ किया है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, और एज वेल एज उन्होंने मिल्टन के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर वो स्पेंसर का जिक्र करते हैं, इसको एक बार देख लेना। मे बी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि किस किस पोइट का, किस किस राइटर का वर्ड्सवर्थ ने अपने इस सोनेट में यूज़ किया है या फिर उनके बारे में बोला है। और मिल्टन को भी यहाँ क्या कहते हैं वो मिल्टन के बारे में, फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट, की जो चीज़ें हैं वो उनको एक वो क्या बन जाती थी, ट्रम्पेट बन जाती थी। तो इस तरह की लाइंस का यूज़ किया है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। ठीक है, इस सोनेट को 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन स्टैंजा, इसको ऑक्टेव ये करेक्ट कर लेना, ऑक्टेव नहीं है, ये हो जाता है ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा और 6 लाइन स्टैंजा, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड उन्होंने किया है। और जो पैटर्न है ABBA पैटर्न उन्होंने इसमें फॉलो किया है। राइमिंग स्कीम हो जाती है इसकी ABAB पैटर्न से रिलेटेड। जो लास्ट 2 लाइन्स है उन्होंने CC इसका राइम पैटर्न रखा है। लास्ट 2 लाइन्स का CC यानी कि एक कपलेट की तरह से रखा है। पोएम को इयाम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ का जो सोनेट है स्कॉन नॉट द सोनेट, ये किस में लिखा गया है, इयाम्बिक हेक्सामीटर में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे राइटर्स की प्रेज करते हुए उनके बारे में लिखा है। ठीक है, मिल्टन, स्पेंसर, पेट्रार्कन, है ना, तो इनको आप याद रखेंगे। शेक्सपियर सोनेट ये जो है इसका डेवलपमेंट सोनेट फ्रॉम रेनेसा टू द प्रेजेंट मॉडर्निटी ऑफ वर्ड्सवर्थ टाइम, इसका यूज़ वर्ड्सवर्थ के टाइम तक, रेनेसा से लेकर वर्ड्सवर्थ के टाइम तक यूज़ किया गया। सबसे पहले इसको पब्लिश कराया गया था 1827 में वर्ड्सवर्थ के पोइटिकल वर्क्स में। ठीक है, और इसको मेटापोएटिक सोनेट भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, किसने कहा था मिल्टन के बारे में कि जो मिल्टन है वो बिना उनकी जान के वो डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि वो डेविल की पार्टी से संबंध रखते थे। किसने कहा था, ये विलियम ब्लेक ने उनके लिए बोला था। फेमस कोट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई थी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये विलियम ब्लेक का एक बुक थी, इस बुक का नाम था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जिसको विलियम ब्लेक ने लिखा था। ये एक टेक्स्ट की सीरीज़ थी और इसमें उन्होंने बिब्लिकल प्रोफेसी को इमेजिन किया था। बिब्लिकल प्रोफेसी के पर ये बेस थी। विलियम ब्लेक इसमें जॉन मिल्टन पर क्लेम करते हैं कि वो एक ट्रू पोएट थे। उनकी जो एपिक पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट ऑफ द डेविल्स पार्टी, वो डेविल्स पार्टी थे, बिना वो डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते थे बिना उनके जाने। इस तरह की लाइंस उन्होंने मिल्टन के लिए यूज़ की हैं और वो क्लेम करते हैं कि जो मिल्टन्स का सैटिन था वॉज ट्रूली हिज मसीहा, वो ट्रूली उनका मसीहा था। तो मे बी इस बार ये लाइंस पूछ ली जाए कि ये किसने बोली हैं जॉन मिल्टन के लिए, तो राइट आंसर हो जाता है विलियम ब्लेक। या फिर उनकी बुक का नाम पूछ लिया जाए, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इस बुक में उन्होंने इस तरह की लाइंस का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेज मिल्टन इन हिज सोनेट लंडन 1802 इन दीज वर्ड्स। ये आप जान गए हो क्योंकि लंडन 1802 किसका वर्क है, लंडन 1802 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है और वर्ड्सवर्थ ने दाउ सॉल Thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea, इस तरह की लाइंस का यूज़ करते हुए उन्होंने मिल्टन के लिए बोला है। क्या वो कहते हैं, वो लंडन 1802 एक पोएम है जिसमें इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है और वो इंग्लिश पीपल को एज स्टैग्नेंट और सेल्फिश वहाँ कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं वो स्थिर और स्वार्थी हो गए हैं, स्थिर की तरह से, एंड यूलोजाइज, और वो वहाँ पर 17th सेंचुरी के जो ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन हैं उनकी प्रेज करते हैं।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहते हैं Wordsworth has eulogized Milton in these words: Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant water. वो सेम लाइन्स हैं कि स्थिर पानी की तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो इंग्लैंड के लोग हैं, वो हो गए हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ ने किस में यूज़ किया था? ज़ीरो में इस तरह की लाइंस को उन्होंने यूज़ किया था। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाती है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लंदन 1802 एक पोएम इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसको लिखा था, और इसमें वो ब्रिटिश लोगों को स्वार्थी और स्थिर बताते हैं। इस पोएम को उन्होंने 1802 को फर्स्ट टाइम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश कराया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? क्रिसमस डे 1629, यही इसका राइट आंसर हो जाता है। 1629 में ये ऑड जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ऑड रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629, और इसको उन्होंने पब्लिश कराया था 1645 तक। ठीक है, ये जो पोएम है इसमें वो क्रिस्ट का जो जीसस क्राइस्ट जो है उनका इनकारनेशन और जो पैगन पावर्स हैं अर्थ पर उनको शो करते हैं। इस पोएम को कनेक्ट किया जाता है इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन से भी, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ साथ जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं वो सब ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में दिखाया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर। किसने मिल्टन को, किसको मिल्टन का मास्टर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है? एडमंड स्पेंसर, होमर, जॉफ्रे चौसर, टॉमस मोर। राइट आंसर हो जाता है एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का मास्टर कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब इसको देख लेते हैं। एडमंड स्पेंसर एक ग्रेट पोएट थे एलिजाबेथन एज के। ठीक है, उनका जो जॉन मिल्टन थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था स्पेंसर का, और ये बेस्ट प्रूफ है कि मिल्टन्स की खुद की टेस्टिमोनी जो उन पर निर्भर थी, यानी कि उनके जो वर्क थे उनके ये बेस्ट प्रूफ है कि वो उनसे इन्फ्लुएंस थे। हु सेड मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये कहा किसने था? अभी तो आपने ये सीखा कि किसका इन्फ्लुएंस था जॉन मिल्टन पर, एडमंड स्पेंसर का, लेकिन मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर ऐसा किसने कहा था? इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको जॉन ड्राइडन ने बोले थे। राइट आंसर हो जाता है जॉन ड्राइडन। उनका जो प्रीफेस आया था फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, जिसको उन्होंने 1700 में पब्लिश कराया था, इसमें जॉन ड्राइडन मिल्टन को द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर रेफर करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following lines are taken from How soon had time the subtle thief of youth stolen on his wing my 3 and 20th year। ऐसे इस तरह की लाइन्स उन्होंने कहाँ पर यूज़ की थी? अब जैसे क्वेश्चन है तो इसी में से ही इसका आंसर निकल जाता है 20th ईयर, है ना। हाउ सून हैड टाइम, कि कितनी जल्दी से टाइम बीत गया। सबल थीफ ऑफ यूथ, कोई मेरी यूथ को चुरा कर ले गया। मेरे स्टॉलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, मेरे 3 and 20th ईयर, यानी कि इसके टाइटल से ही पता चलता है। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ये उनके द्वारा लिखा गया एक वर्क है जिसमें सोनेट 7 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। ये सोनेट 7 है, इसमें जो इसकी ओपनिंग लाइन है, हाउ सून हैड टाइम, कि टाइम कैसे जल्दी जल्दी बीत गया। इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने ये सोनेट लिखा था 1632 के ड्यूरिंग, जब मिल्टन यंग मैन थे और अपनी फैमिली के साथ स्टडी कर रहे थे। हालांकि इसको 1645 तक भी पब्लिश नहीं कराया गया था। ये जो सोनेट है ये उन्होंने अपने 23rd बर्थडे पर लिखा था, क्योंकि वो तब सोच रहे थे कि टाइम हैज़ गॉन बाय टू फास्ट, कि समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है और किसी ने इसको मुझसे चुरा लिया है। उनके जो व्यूज़ थे वो वहाँ पर फ्रस्ट्रेटिंग थे, वो बिल्कुल सैड थे कि कोई उनसे उनके जीवन का ये जो पार्ट है उसको चुरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन ओकर्स, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि
वो भी सर्व करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। इस तरह की लाइंस जॉन मिल्टन ने कहाँ पर यूज़ की थी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट 19, लिसिटर्स, पैराडाइज लोस्ट या पैराडाइज रिगेन। राइट आंसर हो जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है। इसको उन्होंने व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड से वो स्टार्ट करते हैं। इसको बाद में टाइटल दिया गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बेस्ट सोनेट उनका माना जाता है। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1608 से 1674 तक का रहा है, और लास्ट 3 लाइंस इसमें जो सब पहचानते हैं, ठीक है, ये वेल नोन भी है, यानी कि फेमस लाइंस है जिनका अलग अलग जगह पर यूज़ भी किया जाता है। कौन सी लाइंस है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और अलग अलग जगह पर जैसे कि इनका यूज़ किया जाता है जैसे एनिमल्स वगैरह, जो डिकिन मेडल है जो एनिमल्स के लिए सर्विस करती है, उन्होंने अपना मोटो रखा है वी ऑल्सो सर्व, इस तरह से। और जो नेवी वाइव्स क्लब है, ये एक क्लब है जो नेवी में ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स के लिए बनाया गया एक क्लब है। वहाँ पर भी ये मोटो मिल्टन के वर्क में से ही ये उठाया गया है और इन लाइंस का यूज़ किया गया है। दे ऑल्सो सर्व हु स्टे एंड वेट। वे भी सर्व का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, जो खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो ये मे भी पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई हैं और कैसे मोटो बनाया गया है, तो आप इनका आंसर दे देंगे। सोनेट को सबसे पहले पब्लिश कराया गया था, ये सोनेट सबसे पहले पब्लिश कराया गया था मिल्टन्स के 1673 पोएम्स में, जो कि एक ऑटोग्राफ नोटबुक है, और ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट को इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो कैम्ब्रिज में देखने को मिलती है। जब वो ट्रिनिटी कॉलेज में वहाँ रेन लाइब्रेरी में थे तो वहाँ पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। और इन्होंने इस सोनेट को 2 नंबर्स दिए, नंबर 19 और नंबर 16, दोनों नंबर से इस सोनेट को माना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही नंबर्स इस सोनेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लिए। सोनेट नंबर 16 और 19 दोनों ही नंबर इसके लिए कंसिडर किए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर्ट दैट क्लियर स्प्रिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज लोस्ट, लिसिडस, कॉमस, सैमसन, एगोनिस। तो राइट आंसर हो जाता है लिसिडस जॉन मिल्टन ने 1637 में लिखी थी, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है। ये सबसे पहले 1638 के कलेक्शन में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एलेजीज के कलेक्शन में देखने को मिलती है, जिसको उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखा था, जो कि मिल्टन के फ्रेंड थे कैम्ब्रिज में, और जिनकी शिप सैंक के ड्यूरिंग इरिश सी डूबने से डेथ हो गई थी 1637 में। तो उन्होंने उनकी याद में ये पोएम लिखी थी, लिसिडस। इस पोएम में 193 लाइन्स हैं। ये 193 लाइन्स की लंबी पोएम है और इरेगुलरली राइम्ड है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो ग्रीक और लैटिन में उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो लिसिडस हैं उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है। मिल्टन ने इस पोएम को रिपब्लिश कराया था 1645 में। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, 1645 में उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। अब एक और फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये लिसिडस की लाइन फेम इज़ द स्पर, ये एक नॉवल भी लिखा था हॉवर्ड स्प्रिंग ने, जिसको उन्होंने 1940 में पब्लिश कराया गया था। और यहाँ पर ये कवर करता है सोशलिस्ट लेबर मूवमेंट जो है ब्रिटेन में, जो कि मिड 19th सेंचुरी में चला था, 1930s में चला था, ठीक है। तो ये जो लाइंस है, ये जो नॉवल है, इस नॉवल का नाम हॉवर्ड स्प्रिंग ने जॉन मिल्टन की पोएम लिसिडस से लिया है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज सोनेट मीथोटाइसा माई लेट एस्पाउस सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, क्या सेलिब्रेट्स हिज मीन्स ये किसको डेडिकेट करते हैं? ये वो अपनी सेकंड वाइफ को डेडिकेट करते हैं, जो उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनको। ये एक सोनेट है जिसको जॉन मिल्टन ने 1600 के ड्यूरिंग कंपोज किया था। ये फेमस एपिक पैराडाइज लोस्ट के साथ आया था, और इसको सोनेट नंबर 23 के नाम से भी जाना जाता है। इस सोनेट को उन्होंने 1658 के अराउंड
क्रिएट किया था जब उनकी सेकंड वाइफ की डेथ हो जाती है। उनकी सेकंड वाइफ जिनका नाम कैथरीन वुडकॉक था और उनकी डेथ चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाती है। तो आई होप कि ये जो सीरीज़ है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।